दोस्तों एक बहुत ही पुरानी कथा है जिसमें एक बहुत ही विद्वान महिला गार्गी एक बहुत ही विद्वान ऋषि याज्ञवल्क्य से प्रश्न करती है और एक के बाद एक लगातार प्रश्न करती है। और वो प्रश्न औरत की सामाजिक, राजनीति और आर्थिक स्थिति के बारे में होते हैं। कुछ समय तक तो ऋषि उसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद जब निरुत्तर हो जाते हैं तो वो उस महिला को कहते हैं कि अगर तुम अगला प्रश्न पूछोगी तो तुम्हारा सर जमीन पर होगा। सही मायने में अगर कहें तो ये धमकी थी उस महिला को ये बताने के लिए कि तुमको सवाल करने का कोई हक नहीं है, तुमको अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए और उसके बारे में जानने के लिए कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। कहने को तो ये कथा हजारों साल पुरानी दोस्तों, लेकिन आज भी जब कोई औरत अपने अधिकारों के लिए लड़ती है तो उसको एक ताकतवर आदमी या यूं कहें कि ताकतवर सत्ता बार बार ये याद दिलाती है कि उसकी स्थिति ताकतवर और पुरुष सत्तात्मक समाज में अभी भी वैसी की वैसी है। धीरे धीरे ये समझ में आने लगा है कि औरतें जहाज से लेकर अंतरिक्ष तक में अपनी छलांग लगाने लगी हैं। खेल और सेना में तो बहुत ही सामान्य बात है, लेकिन सदियों से पुरुषों के वर्चस्व में चली आ रही है सामाजिक स्थितियां औरतों को अभी भी उन क्षेत्रों में अक्षम मान के चल रही हैं। दोस्तों केवल एक क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, राजनीति से लेकर आर्थिक वर्ग में भी यही है। खैर उस पर बात किसी और वीडियो में करेंगे, पर हम देख रहे हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में कुल देश की आबादी की आधी से भी ज्यादा संख्या मौजूद औरतों में शारीरिक रूप से ज्यादा सक्षम महिला पहलवान जब अपनी एक बड़ी संस्था के खिलाफ आवाज उठाती है तो न केवल सत्ता उस ओर ध्यान देना जरूरी नहीं समझती, बल्कि उस संस्था में बैठे हुए लोग जिनमें महिलाएं अधिकारी भी शीर्ष पर हैं, उन महिलाओं को और उनका साथ देते उनके दोस्तों को आरोपित करती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी स्थिति आज भी वैसी है जैसी हजारों साल पहले थी। सवाल यह है कि जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश भी है, उसमें आधी से ज्यादा आबादी रखने वाली औरतें अपनी सामाजिक स्थिति के लिए खुले सड़क पर बैठी है और सत्ता जो वहां से चंद किलोमीटर की दूरी पर है उसको इग्नोर कर रही है, नजरअंदाज कर रही है। सवाल ये उठता है कि ये बेशर्मी कहां से आती है? ये बेशर्मी आती है उनके अंदर बड़े हुए संस्कारों से, और संस्कार उनको मिलते हैं उसके सत्तात्मक ताकत से जो उन्हें सदियों तक इस मुगालते में रखती आई है कि वो यानी पुरुष अभी भी सत्ता और शासन करने की स्थिति में है, जिसकी वो भूल कर जाते हैं कि उन पुरुषों को पैदा करने की ताकत केवल एक औरत ही रखती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गगन है और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों की, जो पिछले कई दिनों से मांग कर रहे हैं कि खेल प्राधिकरण के शीर्ष पर बैठे अपराधी जिसके नाम पर राजद्रोह जैसे अपराध दर्ज हैं और कई हत्याओं में से एक हत्या को तो पब्लिकली टीवी पर स्वीकार भी कर चुका है, बावजूद उसके 3 महीने पहले भी यह धरना केवल ये कह के खत्म करवाया गया था कि सरकार द्वारा बनाई कमेटी इसकी जांच करेगी और उसकी दी हुई रिपोर्ट के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और 3 महीने बीत गए, ना रिपोर्ट आई ना FIR दर्ज हुई। महिला खिलाड़ी फिर धरने पर है। अपनी एक साथी के यौन शोषण की शिकायत को लेकर खेल मंत्री तक बात जा पहुंची है। खेल मंत्री से अभी तक आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। अब एक कोर्ट में दखल से पुलिस ने शिकायत तो दर्ज कर ली है, पर यह बहुत ही ऊपरी तौर पर किया गया दोस्तों। आजकल जंतर मंतर राजनीति के धुरंधरों से भरा पड़ा है। वहां सत्ताधारी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस, आप, आजाद पार्टी, CPM और दूसरी राजनीतिक पार्टियां अपना समर्थन दे रही है। पर सवाल दोस्तों ये है कि संविधान के पहले पन्ने पर समता और संप्रभुता जैसे शब्द लिखे थे, उसी देश में औरत को सामाजिक रूप से उपभोग की वस्तु बनाकर जब चाहे मीडिया और बाजार पेश कर देता है। हमको समझ लेना चाहिए कि इस मुल्क में औरतों को अपनी देह से ऊपर उठकर सोचने की आजादी अभी तक नहीं मिली है। बेटियां जिस मुल्क में मायूस है, नाशाद है, दिल पर हाथ रखकर कहिए, क्या मुल्क आजाद है? हालत ये है कि खुद को प्रगतिशील कहने वाली संस्थाओं में भी औरत की प्रतिनिधि संख्या आधी भी नहीं है। इस मुल्क में हजारों बलात्कार हर महीने होते हैं, लाखों घरेलू हिंसाएं रोज होती हैं, बच्चियां यौन शोषण करके देह व्यापार के बाजार में चीजों की तरह बैठा दी जाती है। वहां देवी पूजा, मातृशक्ति और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर किसको बहलाना चाहते हैं? एक्चुअली समस्या हमारे समाज के ताने बाने में। मुंबई की एक बाल वैश्या मीरा, उस पर गौर करें, जिसे 13 साल की उम्र में उसके माता पिता ने नेपाल में उसके गांव से काम करने के लिए भेजा था। उन्होंने सोचा था कि वो घरेलू नौकरानी का काम कर लेगी बेचारी। कुछ टाइम पहले उस शहर में कम से कम 20,000 बाल वैश्याएं थी दोस्तों, चिड़ियाघर जैसे जानवरों के पिंजरों की कतार में बनी हुई। ऐसा लगता है कि अब इस संख्या में काफी गिरावट आई है। सटीक आंकड़े मिलना तो मुश्किल है, लेकिन दुनिया में पॉसिबली कई करोड़ बाल यौन कर्मी हैं। मीरा के बारे में बताया गया कि जब मीरा ने यौन संबंध बनाने से इनकार कर दिया तो उसे घसीटकर एक अंधेरी गली में एक यातना कक्ष में ले जाया गया, जिसका उपयोग नई लड़कियों को तोड़ने के लिए किया जाता था। समझ रहे हैं? वो भोजन या पानी के बिना एक छोटे से बिना खिड़की वाले कमरे में बंद थी। चौथे दिन जब उसने काम करने से फिर से इनकार कर दिया तो मैडम के गुंडे ने उसे फर्श से पटक दिया और उसके सिर को कंक्रीट के फर्श पर तब तक पटकता रहा जब तक वो बेहोश नहीं हो गई। जब वो जागी तो वो नंगी थी।
लाल मिर्च से लिपटा एक बैत उसकी योनि में घुसा दिया गया था। बाद में उसके साथ गुंडे ने दुष्कर्म किया। मीरा ने हाल ही में यहाँ एक इंटरव्यू में कहा कि जब तक आप हाँ नहीं कहते तब तक वो आपको सताते रहते हैं, आपकी चीख कोई नहीं सुनता। एक और वाक्य आपको बताते हैं। 6 साल की उम्र में एक ईंट भट्टे के इरफाना पर विचार करें तो पाते हैं कि उसने अपने जीवन का वर्णन कैसे किया है। उसने बताया कि मेरे मालिक ने हमें पशुओं की तरह खरीदा, बेचा और व्यापार किया। कभी कभी उसने हमें बहुत दूर भेज दिया। लड़कों से लंबे समय तक काम करवाने के लिए अक्सर उनको पीटा जाता था। आए दिन लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया जाता था। बलात्कार के बाद जब मेरी सबसे अच्छी दोस्त बीमार हो गई और वो काम नहीं कर सकी तो मालिक ने उसे 1000 किलोमीटर दूर किसी गांव में अपने दोस्त को भेज दिया। उसके परिवार को कभी बताया नहीं गया कि उसे कहाँ भेजा गया है और उन्होंने इसे फिर कभी नहीं देखा। इन हालातों में दोस्तों, जब हम अपने समाज में कुल आबादी को पैदा करने वाली आधी आबादी को देखते हैं ना, तो शर्म से हमारी आंखें बंद होने लगती हैं। आज के दौर में हमसे कहा जाता है कि औरतें कितनी आगे हैं, वो अंतरिक्ष तक जा पहुंची हैं, नाम भी गिनाते हैं, पर सवाल वही के वही है। कुछ औरतों के अंतरिक्ष तक पहुंच जाने के बाद भी समाज में उसको अपने निर्णय लेने का अधिकार अभी भी नहीं है। अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार नहीं है। अपनी मर्जी से शादी करने के कारण उसकी हत्याओं का सिलसिला कितना थम गया है। सवाल ये भी है कि हमने जो खुद को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और संविधान का प्रतिनिधि माना हुआ है ना, वो समाज में औरत को अपनी जगह बनाने की राह में अभी भी रोड़े पैदा कर रहा है। जंतर मंतर पर बैठकर दोस्तों सवाल पूछती महिला पहलवान जिस मुश्किल से अपने समाज और परिवार से लड़कर यहाँ पहुंची हैं, वो आज सिर्फ अपने राइट्स के लिए नहीं लड़ रही हैं, बल्कि उन औरतों को भी रास्ता दिखा रही हैं जिनका समाज में अब तक भी कोई नजरिया पैदा नहीं हुआ है। ये देश और सभ्य की बात नहीं है। जब रानी लक्ष्मीबाई थी तब भी औरत सती की जा रही थी और जौहर के नाम पर आग में धकेली जा रही थी। आज जब कल्पना चावला आसमान में जा रही हैं, इंदिरा नूई सीईओ बन रही हैं, तब भी खाप पंचायत और कोरी इज्जत की रक्षा के लिए जिंदा जलाने और काट कर मारने की घटनाएं हो रही हैं दोस्तों, इसी देश में हो रही हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे यहाँ जाति और धर्म के नाम पर कई खाने हैं, जिनमें एक खाना वर्ग का है जो औरत को और उसके नजरिए को भी बांट देता है। जंतर मंतर पर बैठी महिला पहलवानों के गांव में आज भी ऐसे कई परिवार होंगे जो औरत को पढ़ने के लिए नहीं भेजते होंगे। यही एक टाइम पर एक जगह पर हो रहा है। सवाल तो बहुत है, पर आज भी औरतों को औरत होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जब वो अपनी ताकत बढ़ाने लगती है तो उसको उसकी यौनिकता यानी सेक्सुअलिटी की दुहाई देकर कमजोर कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हमें इतिहास और धर्म के जरिए लगभग यही पढ़ाया जाता है। आपका इसके बारे में क्या सोचना है दोस्तों, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।